हाय एवरीबॉडी, मैं सुभाष कुशवाहा ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आप लोगों से बहुत लोग मांग कर रहे थे आज कई दिनों से कि क्लास 10 का विज्ञान। देखिए, कक्षा 10 के विज्ञान में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पहला ही चैप्टर जो केमिस्ट्री में है, रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। ठीक है, तो पहला हमारा यही अभ्यास का नाम है इकाई 1, इकाई के रूप में बटा है इकाई 1। जो हमारा ये पूरा केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री क्लास 10 में 20 नंबर की आती है। ठीक है, ये 20 नंबर की आती है जिसको हम लोग को जानना है। तो हमारा पहला अभ्यास है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यह हमारा अभ्यास है जिसको हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसको हम जानेंगे। तो देखिए, रसायन होता क्या है। रसायन का मतलब जैसे किसी चीज़ को परिवर्तित कर देना, उसके रासायनिक गुण को बदल देना। जैसे हम पानी लिए हैं, ठीक है, और उसमें अगर चीनी हम डाल दें, चीनी, तो यह विलयन बनेगा, विलयन बनाता है। ठीक है, इस तरह पानी का भी रूप बदल गया और चीनी का भी रूप बदल गया। किसमें बदल गया? विलयन बदल गया। तो इस तरह से हम किसी भी पदार्थ का रूप बदल सकते हैं। रासायनिक क्रिया का मतलब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में परिवर्तित करना, उसको, उसके गुणों को, उसके आकार को परिवर्तित कर देना। जैसे मान लो लोहा का टुकड़ा हम लेते हैं और H2SO4 इसमें डाल देते हैं, तो बन जाएगा 2Fe, तो बनेगा Fe2SO4 प्लस H2। ठीक है, तो ये लोहा गल करके सल्फेट बना दिया, आयरन सल्फाइड H2SO4। ठीक है, और यह बन गया, हाइड्रोजन को बाहर कर दिया। तो इस तरह रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं। तो हमको पहले परिभाषा जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो जानिए, प्रत्येक पदार्थ में निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन स्थायी, अस्थायी, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय होता है। तो जैसे इसमें पहले आप लोग लिख लें इस बात को कि प्रत्येक पदार्थ लिखते चलें, कहते हैं कि जल्दी से वीडियो खत्म हो जाए। तो प्रत्येक पदार्थ के निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन अस्थायी, अस्थायी, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय होता है। इस बात को समझें, प्रत्येक पदार्थ में निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन अस्थायी, अस्थायी, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय होता है। अस्थायी का मतलब समझ लें, अस्थायी का मतलब समझते हैं, जैसे किसी चीज़ को हम क्रिया करा दिए। जैसे पानी है, पानी को हम अगर गर्म कर दे तो भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, भाप बन के उड़ के चला गया, तो वह पानी यहाँ से खत्म हो गया, तो यह अस्थायी परिवर्तन हो गया। ठीक है, और यदि
इस पानी को हम गर्म करते हैं और कहीं पर इकट्ठा कर लेते हैं उसको किसी बर्तन में, फिर उसको ठंडा करेंगे, तो ये हमारा परिवर्तन होगा अस्थायी परिवर्तन। ठीक है, जैसे लोहे को हम गला दें, लोहे को आग में जला करके गला दें, तो ये हमारा अस्थायी परिवर्तन, फिर लोहा अपने अवस्था में नहीं आएगा, फिर दूसरे तरह बदल जाएगा। और अस्थायी का मतलब फिर अपने रूप में आ जाए। जैसे दूधिया को पानी में घोल दें तो कुछ देरी तक वह घुला रहता है, फिर देखते हैं कि इस रूप में यह इसमें नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर हो जाता है, यह अस्थायी परिवर्तन है। उत्क्रमणी का मतलब, उत्क्रमणी आगे हम लोग बताएंगे, जो क्रिया एक तरफ चलती है उत्क्रमणी, और अनुत्क्रमणी का मतलब जो क्रिया दोनों तरफ चलती है उन्हें अनुत्क्रमणी कहते हैं। तो इस बात को हम लोग बताएंगे आगे चलने पर, जाने इसको आगे है। हम रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण, एक हेडिंग लिखें, हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक हेडिंग डाल लो, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण, अभिक्रिया का लक्षण। ठीक है, यह क्या है इसमें जाने। जैसे लक्षण रासायनिक परिवर्तन, जैसे किसी पदार्थ को हम गर्म कर, जैसे लोहा को हम गर्म कर दिए, ठीक है, गर्म कर दिए तो लाल हो गया, तो उसका देखें कि रासायनिक परिवर्तन हो गया, उसमें वह लोहा क्या हो गया, लाल हो गया है। और रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण मतलब उसमें यह क्या परिवर्तन हुआ है जिसके कारण वह लाल हो गया। बात समझिए, जैसे यह छड़ है, इसको हम अगर गर्म कर दें तो यह रासायनिक परिवर्तन हुआ उसमें कि यह काला छड़ था, और जब इसको गर्म किए तो लाल हो गया। कैसा हो गया, लाल हो गया। अब लाल किस कारण से हुआ, उसमें क्या परिवर्तन हुआ, उसके अणुओं में क्या परिवर्तन हुआ कि जिसके कारण यह रंगीन दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई रहा है। तो होता क्या है कि उसमें जो अणु होते हैं, जब तक कोई पदार्थ गर्म नहीं किया जाता तो अपने अस्थायी रूप में गति करते हैं, धीरे धीरे गति करते हैं। जब इनको हम गर्म कर देते हैं तो यह बहुत तेजी से गति करने लगते, फास्ट भागने लगते हैं चारों तरफ। तो इस तरह से यह क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, जिसके कारण तो इसमें यही रासायनिक परिवर्तन, इनके अणुओं की गति में परिवर्तन हो जाता है, यह फास्ट काम करने लगते हैं, जिसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो इसकी परिभाषा चाहे तो आप लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का जिस पदार्थ का या पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है, या पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। ठीक है, इस बात को नोट करके अभिकारक किसे कहते हैं। और आगे लिख लीजिए, अभिक्रिया के फलस्वरूप, इस बात को भी बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे, समझ में आए। फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का या पदार्थों में
रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। इस बात को हम लोग इस तरह समझें, देखिए अभी बता रहे हैं, समझिए थोड़ा सा इस तरह से, जैसे Zn प्लस H2SO4 इजकल टू ZnSO4 प्लस H2O। यह मत देखिए इसमें क्या रिएक्शन हो रहा है, बस हम आपको यह बताना चाह रहे हैं। देखिए कि जो अभिक्रिया हम लोग हम अभिक्रिया देख रहे हैं, यह और यह दो भाग में अभिक्रिया हो रही है। तो पहले यह जो पदार्थ लिए गए हैं, जो पदार्थ लिए गए अभिक्रिया से, अभिक्रिया अभी नहीं हुई है, जो पदार्थ लिए गए हैं इन्हें हम अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं, ठीक है। जैसे Zn और H2SO4 यह दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं, ठीक है। और यह जब अभिक्रिया के फलस्वरूप, मतलब अभिक्रिया यहाँ लिखा है, अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया जब हो रही है उसके फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। नए पदार्थ क्या कहते हैं, उत्पाद, इसको हम उत्पाद कहते हैं। जब क्रिया हो जाती है उसके बाद जो नए पदार्थ बनते हैं, यही नया पदार्थ है, इसको हम नया पदार्थ कहते हैं, नया पदार्थ। इस नए पदार्थ यह नया पदार्थ बनता है, इस नए पदार्थ, इससे हम नया पदार्थ कहते हैं। तो जब अभिक्रिया प्रारंभ हुई तो जो पदार्थ लिया गया अभिक्रिया में उसे अभिकारक, अब अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी अब, कि जैसे समझ लीजिए कि चीनी, समझिए चीनी और पानी, अपने भाषा में समझिए चीनी और पानी हम ले रहे हैं, तो यह हमारे क्या हैं, उत्पाद है, उत्पाद है, ठीक है। अब यहाँ विलयन बन गया, विलयन बना ना, जब यह नया पदार्थ बना, नया पदार्थ, क्या कौन पदार्थ, नया पदार्थ बना। जब नया पदार्थ बना, इस नए पदार्थ को हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। इसके साथ लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। बिठा इसको, तो आप जान गए अभिकारक और उत्पाद। अब जानिए आगे रासायनिक अभिक्रियाएं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, तो समझ लीजिए क्या है, वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों, संरचना में परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसकी परिभाषा पढ़ लीजिए, फिर समझा रहे हैं। वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन होता है यहाँ पर, संगठन का नाम, परिभाषा ध्यान से लिखिए, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है। लिख लीजिए, बोल रहे एकदम आराम से, और लिख भी रहे, दोनों काम कर रहे हैं, आप लिख सकते हैं। अभिक्रियाएं कहलाती हैं, अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। समझिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, अभिक्रिया कहलाती है। यह तो परिभाषा है, इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझें, एग्जाम्पल से समझेंगे तो और आसानी होगी।
जैसे अभी हमने रिएक्शन लिखा था, ये कई रिएक्शन यहाँ दे रहा है, ZnH2SO4 इजकल टू यह बना ZnSO4 प्लस H2। समझिए ध्यान से, यह जिंक है जिसको हम Zn पढ़ते हैं, ये H2SO4 है। जब जिंक को हम H2SO4 में डालेंगे, जैसे परख नली ले लें, इसमें या इसमें जिंक की छीलन टुकड़े छोटे छोटे डाल देते हैं परख नली में, इसको हम परख नली बोलते हैं। परख नली में होता क्या है, यह प्लास्टिक की कांच की नली होती है, एक तरफ बंद होती है एक तरफ खुली होती है। इसमें हम डाल करके जब इसमें H2SO4 डालते हैं तो यह बहुत तेज़ी से गलता है, ठीक है, गलता है तो यह क्रिया बनती है। जब गलता है तो अब उसके पदार्थ, जब गलने के पदार्थ क्या बनता है, ZnSO4 बन जाता है H2। तो देखिए यहाँ H2SO4 और जिंक दोनों का परिवर्तन हो गया। अब बना क्या, ZnSO4 बना और प्लस H2 गैस निकली, ठीक ना। तो इस तरह से इस पदार्थ में परिवर्तन हुआ, जो नया पदार्थ बना, इसको हम अभिकारक कहते हैं। अगले पीछे बताए थे कि अभिकारक है या उत्पाद है, बताए थे। इस बात को ध्यान दें। दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है यार, देख चमक रहा है ना, सही कर रहे हैं। तो इस बात को समझ लें, इसको फिर से हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर पर समझ लीजिए, वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन तथा गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, क्रियाएं कहलाती हैं। तो कोई भी क्रिया लेकर के हम कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह दिखा सकते हैं कि हमारा यह क्रिया बदल गई दूसरे में। जैसे Na प्लस H2SO4, 2Na प्लस H2SO4 तो बनता है Na2SO4 प्लस H2, ठीक है। तो यह सोडियम है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है, और यह बना क्या, सोडियम सल्फेट बना और यह H2 बना, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें यह अभिकारक बदल करके किस में बन गया, उत्पाद बन गया। तो यह हमारा कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। आप लोग जो NCERT की बुक मिली है उससे हम लोग सही से नहीं पढ़ पाएंगे, जो विज्ञान क्लास 10 का है। आप लोग मित्तल की अगर बुक खरीदते हैं तो उसमें सब कुछ अच्छे तरीके से दिया है। तो देखिए है क्या, रासायनिक समीकरण। तो इस बात को देखें, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसी रासायनिक परिवर्तन को संक्षेप या संक्षिप्त रूप द्वारा लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब कोई बात है, उस बात को हम अगर संक्षेप में लिख दें तो वो हमारा, जैसे हम कह सकते हैं कि जिंक में सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर जिंक सल्फेट बनता है और जल बनता है। ये हमारी कहानी है कोई। इस बात को हम यहाँ देखिए लिखे हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इजकल टू, ठीक है, निशान जिंक सल्फेट प्लस जल। इस बात को हम जो अभी बात बोले उस बात को अगर संक्षेप में रूप में लिख दें तो यही हमारा रासायनिक समीकरण है। फिर समझिए, जैसे हम कहें कि जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर जिंक सल्फेट और जल बनता है, तो यह हमारी बात कही गई, ठीक है। लेकिन इस बात को अगर हम उसको शब्दों द्वारा संक्षेप में व्यक्त करें, जैसे जिंक प्लस H2 सल्फ्यूरिक अम्ल इजकल टू जिंक सल्फेट प्लस जल, इस बात को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, संक्षेप में लिखने को, ठीक है। और रासायनिक समीकरण लिखना क्या होता है ये भी जाने। रासायनिक समीकरण लिखना, रासायनिक समीकरण को लिखना अगली हेडिंग है, लिखना। अगर कोई रासायनिक समीकरण हम पहले से लिखे हैं और उसको प्रतीकों या सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करें तो हमारा होगा रासायनिक समीकरण का लिखना। देखिए इस बात को हम यहाँ लिख रहे हैं कि शब्दों के स्थान पर, इसको समझिए, शब्दों के स्थान पर
रासायनिक प्रतीकों रासायनिक प्रतीकों और सूत्रों का उपयोग करने से, लिखते जाइए, करने से रासायनिक समीकरण अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बात समझें कि मतलब शब्दों के स्थान पर, जो अभी शब्द में लिखे थे वहाँ पर शब्दों के स्थान पर रासायनिक प्रतीकों या सूत्रों का उपयोग करने से रासायनिक समीकरण अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बन जाते हैं। जैसे वहाँ लिखे थे बात में Zn जिंक प्लस H2SO4, या प्रतीक द्वारा हम बता रहे हैं, वहाँ पर लिखे थे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तो बना था क्या, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2O, यही बना था। तो देखिए इसी चीज़ को, उसी बात को हम यहाँ पर अगर लिख दें संकेतों या सूत्रों द्वारा, तो इसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण को लिखना। जिंक प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2O, इस तरह से हमारा बना। इसको हम कहेंगे, इस बात को कहेंगे रासायनिक समीकरण का लिखना, ठीक है। इसकी परिभाषा हम आगे अभी दे रहे हैं, और एक इसी में आगे लिख लीजिएगा, दूसरा कुछ नहीं है। देखिए यह परिभाषा बहुत, अर्थात निष्कर्ष से निकलते कि अर्थात प्रतीकों तथा अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षेप में व्यक्त करने वाली समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाती है। रासायनिक समीकरण कहलाती है। बात को भी सुने और लिखावट भी देखें, ठीक है। अर्थात प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षेप में व्यक्त करने वाली समीकरण